नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर में। शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में हम पाठ योजना उपागम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्वर्ड की दैनिक पाठ योजना को पढ़ा था और समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो शिक्षण विधियों वाली प्लेलिस्ट में जाकर भाग 5 में हार्वर्ड की दैनिक पाठ योजना अर्थात हार्वर्ड उपागम के वीडियो को देख सकते हैं और उस विधि को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकाई उपागम अर्थात यूनिट अप्रोच को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस विधि के प्रतिपादक पढ़ेंगे, उसके बाद इस विधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है अर्थात किस संप्रदाय से हुई है वह पढ़ेंगे। फिर इस इकाई उपागम की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और अगले बिंदु में सोपान अथवा चरण अथवा पद पढ़ेंगे और प्रत्येक पद को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह पद ही हमारी परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही इस विधि के कुछ गुण तथा दोष भी पढ़ेंगे और अंत में इस विधि से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बिना कोई समय को गवाए हुए। सर्वप्रथम हम इकाई उपागम को समझने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, जिनका ज्ञान होना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम शब्द आता है उपागम। उपागम शब्द का अर्थ होता है शिक्षण प्रणाली, अर्थात शिक्षक किसी विषय वस्तु को शिक्षार्थियों अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाने अथवा समझाने के लिए जिन विधियों, युक्तियों, विधाओं अथवा तकनीकों का प्रयोग करता है, उन विधियों, विधाओं अथवा तकनीकों को ही उपागम अर्थात शिक्षण प्रणाली कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वह है पाठ योजना। पाठ योजना से संभवतः आप परिचित ही होंगे, फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं। पाठ योजना में अध्यापक किसी पाठ अथवा अध्याय को छात्रों को पढ़ाने से पहले कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने के लिए उस पाठ अथवा अध्याय का नियोजन कर लेता है। यह नियोजन ही उस पाठ की पाठ योजना कहलाती है। अर्थात अध्यापक जब किसी कक्षा के किसी विषय के पाठ को पढ़ाना चाहता है तो उससे पहले वह यह नियोजित कर लेता है कि इस पाठ में उसे कौन से प्रस्तावना प्रश्न करने हैं, किन शिक्षण विधियों का कहाँ पर प्रयोग करना है और कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए छात्रों को समझाना है और साथ ही किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है। इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का पहले से ही अध्यापक नियोजन कर लेता है। यह नियोजन ही उस पाठ का पाठ योजना कहलाती है। अब हम अगले बिंदु में पाठ योजना के प्रकार पढ़ेंगे। पाठ योजना के कुल 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है दैनिक पाठ योजना, फिर आता है दूसरा इकाई पाठ योजना और तीसरी जो होती है वह वार्षिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना हम हार्वर्ड की दैनिक पाठ योजना के माध्यम से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर नंबर 2 जो प्रकार है वह है इकाई पाठ योजना। इकाई पाठ योजना हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और नंबर 3 जो है वह है वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना क्या होती है कि इसमें किसी कक्षा के किसी विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को किसी सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही उसका नियोजन कर लिया जाता है कि किस पाठ के लिए कितने दिन रखने हैं, कितना समय देना है। ये पहले से ही नियोजित कर लिया जाता है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियों आदि का प्रयोग किया जाएगा। तो वर्ष अर्थात सत्र के प्रारंभ में ही पूरे वर्ष का नियोजन कर लेना किसी विषय के पाठ्यक्रमों का, वही हमारा वार्षिक पाठ योजना कहलाता है। हम इस वार्षिक पाठ योजना को वार्षिक पाठ योजना के प्रारूप के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर ये एक सामाजिक विज्ञान की वार्षिक योजना का एक प्रारूप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ इकाइयाँ हैं।
ये इकाइयां हैं, जैसे पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के भीतर, हमारे परिवर्तनशील पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन, ये सभी पाठ हैं। और प्रत्येक पाठ के लिए नियत समय निर्धारित पहले से ही कर लिया गया है, और पूर्व में ही यह निर्धारित कर लिया गया है कि इन इकाइयों को किस माह में पूर्ण करना है, और किन विशेष विधियों का प्रयोग करते हुए करना है, और कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है, तथा कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप प्रयोग करनी है। इन सबका नियोजन सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही कर लिया जाता है। यही वार्षिक पाठ योजना कहलाता है। हम इसको ये एक और प्रारूप के माध्यम से समझ सकते हैं। यह प्रारूप हमारे उत्तर प्रदेश की कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से लिया गया है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला पाठ जो है वह इस्लाम का भारत में आगमन के लिए अप्रैल माह निश्चित किया गया है कि अप्रैल माह में इस इकाई को पूर्ण करना है। साथ ही अप्रैल माह में हमारा संविधान निर्माण व विशेषता शीर्षक के पाठ को भी पूर्ण करना है। इसी तरह से बाकी की इकाइयों के लिए भी माह तथा समय निश्चित किया गया है। साथ ही ग्रीष्म अवकाश भी के लिए समय निश्चित किया गया है, और प्रथम सत्र की परीक्षा क्या होगी। इस तरह से संपूर्ण सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही नियोजन कर लिया गया है। तो यही नियोजन हमारा वार्षिक पाठ योजना कहलाता है। अगले बिंदु में अब हम इकाई उपागम पढ़ेंगे। तो इकाई उपागम के जो प्रतिपादक हैं वह H.C. मॉरिसन महोदय हैं। इकाई उपागम की जो उत्पत्ति हुई है वह गेस्टाल्ट दर्शन अर्थात गेस्टाल्ट संप्रदाय से हुई है। गेस्टाल्ट जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्णता। अर्थात यह जो इकाई उपागम है यह किसी विषय वस्तु के टुकड़ों या अंशों पर न ध्यान देकर उसकी संपूर्णता या समग्रता पर विशेष बल देती है। इस इकाई उपागम में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगले बिंदु में कहा गया है कि इकाई योजना पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला होती है। अर्थात जो इकाई उपागम है वह कई पाठ योजनाओं का एक समूह होती है। हम इस बात को इस इकाई उपागम की रूपरेखा के माध्यम से समझ सकते हैं। यह एक इकाई योजना की रूपरेखा है, और यहाँ पर जो इकाई है वह पर्यावरण है। इस पर्यावरण इकाई को कई छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित कर लिया गया है। जैसे कि पर्यावरण एक उप इकाई है, दूसरी पर्यावरण के घटक उप इकाई है, और फिर प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के साथ मानव अन्योन्य क्रियाएं, ये सभी उप इकाइयाँ हैं। और प्रत्येक उप इकाई के लिए अलग से पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। साथ ही उसके लिए पूर्व में ही समय निर्धारित कर लिया जाता है। विशिष्ट अधिगम उद्देश्य, मुख्य अध्यापन बिंदु, अध्यापन अधिगम क्रियाकलाप तथा विधियां और माध्यम, मूल्यांकन और पाठ्य सहायगामी क्रियाकलाप ये पहले ही निश्चित या निर्धारित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी इकाई योजना है वह कई उप इकाइयों का एक समूह होती है, और जिसके आधार पर यह एक कई पाठ योजनाओं की श्रृंखला होती है। तो हम इस रूपरेखा के माध्यम से इकाई योजना को समझ सकते हैं। अगला बिंदु जो है उसमें इकाई उपागम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रथम परिभाषा जो है वह एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। दूसरी जो परिभाषा है वह थॉमस एम रिस्क के अनुसार है। वह कहते हैं कि किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करता है। तीसरी जो परिभाषा है इकाई उपागम की वह मॉरिसन के अनुसार ही है।
मॉरिसन कहते हैं कि इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। इस तरह से ये 3 प्रमुख इकाई उपागम की परिभाषाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला जो बिंदु आता है वह है मॉरिसन उपागम अथवा इकाई उपागम के प्रमुख चरण अथवा सोपान अथवा पद, और यह पद हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इन पदों का क्रम देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो क्रम में आता है वह है जांच, जिसे खोज, अनुसंधान अथवा अन्वेषण भी कहते हैं। सेकंड जो पद है वह है प्रस्तुतिकरण। थर्ड जो पद है वह है आत्मीकरण, और फोर्थ जो है वह व्यवस्था, सुव्यवस्थीकरण अथवा इसको संगठन भी कहते हैं। और अंतिम जो है वह है 5वां अभिव्यक्तिकरण। तो यह 5 पद होते हैं इकाई उपागम के, और जिनका क्रम भी हमें याद रखना है कि किस क्रम में कौन सा पद आता है। इन पदों को हमें इंग्लिश में भी याद कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें परीक्षा में कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो पद हैं इनका नाम हिंदी में परिवर्तित होकर आता रहता है, फिर हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हमें इन पदों को इंग्लिश में ही याद कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट जो जांच होता है इसको इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन कहते हैं, और सेकंड जो होता है प्रस्तुतिकरण उसको इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। थर्ड जो पद होता है उसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, और फोर्थ जो व्यवस्था, सुव्यवस्थीकरण या संगठन भी इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और लास्ट जो फिफ्थ है अभिव्यक्तिकरण, इसको इंग्लिश में रेसिटेशन कहते हैं। तो ये क्रम हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस क्रम को हमें याद रखना चाहिए। अब हम प्रत्येक पद को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रथम पद आता है जांच। जांच में क्या होता है कि अध्यापक निर्धारित विषय वस्तु से संबंधित यह जांच लेता है पूर्व में कि जो विद्यार्थी हैं उनका इस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान कैसा है। इसके लिए वह कुछ लिखित प्रश्न भी कर सकता है या मौखिक प्रश्न का प्रयोग करते हुए अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच कर लेता है। सेकंड जो पद आता है वह है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक जो निर्धारित विषय वस्तु है उसको निश्चित विधियों या उचित विधियों तथा सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। थर्ड जो पद है वह है आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होता है कि जो अध्यापक के माध्यम से छात्रों ने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसका स्व अध्ययन करने के लिए छात्रों को आपस में चर्चा करने का समय दिया जाता है, अथवा कुछ अभ्यास कार्य कराए जाते हैं, अथवा प्रयोगशाला अध्ययन आदि के माध्यम से इस ज्ञान का आत्मीकरण कराया जाता है। फोर्थ जो पद आता है वह है व्यवस्था या सुव्यवस्थीकरण। व्यवस्था या सुव्यवस्थीकरण पद में क्या होता है कि जो छात्रों ने ज्ञान ग्रहण किया है उनके अंदर जो ज्ञान से संबंधित विचार बने हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में उनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए उस पर लेख लिखवा लिया जाता है या लिखकर उसको तैयार करवा लिया जाता है। अंतिम जो पद आता है वह है अभिव्यक्तिकरण। अभिव्यक्तिकरण में क्या होता है कि अध्यापक छात्रों को जो विषय वस्तु पढ़ाई है उससे संबंधित छात्रों की अभिव्यक्ति का मौका देता है छात्रों को कि छात्र इस विषय वस्तु पर अपनी क्या समझ रखते हैं और उससे चर्चा करवाता है। फिर कोई यदि सुधार होना होता है तो सुधारात्मक लेख लिखवाया जाता है। तो इस तरह से ये 5 पद हो जाते हैं। अगले बिंदु में हम इस विधि के कुछ गुण पढ़ते हैं। तो जिनमें से प्रथम गुण आता है इकाई योजना का स्वरूप जो है वह बोधगम्य तथा व्यापक होता है। द्वितीय गुण जो है वह है नवीन परिस्थितियों अथवा समस्याओं में छात्र के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तृतीय जो पद है वह है इस शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु को क्रमबद्धता व सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इस विधि के प्रमुख गुण हैं जो कि संख्या में 3 हैं। अब बात आती है अगले बिंदु में इस विधि के कुछ दोष।
तो प्रथम दोष जो है वह है इस विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूर्ण करना कठिन कार्य होता है। सेकंड जो दोष है वह है इस विधि के प्रयोग से सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता है। थर्ड जो दोष है वह है इस विधि के लिए समय की सीमा निर्धारित नहीं होती है, अर्थात किसी इकाई में कम समय लगता है तो कहीं दूसरी इकाई में या अगली इकाई में ज़्यादा समय लग जाता है। तो इकाई के लिए, प्रत्येक इकाई के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। तो ये इस विधि के कुछ दोष हैं जो कि संख्या में 3 हैं। इस तरह से हमने इस विधि को समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि यह विधि आपके समझ में आई होगी। अब हम इस विधि से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है वह है शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, और यह प्रश्न जो है वह रीट प्राइमरी लेवल के 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो दिया गया था वह था ब्लूम, सेकंड जो था वह जॉन डीवी, और थर्ड जो था मॉरिसन, और डी जो था या फोर्थ जो था वह हार्वर्ड। तो हमें इसका उत्तर पता है कि इस का जो आंसर होगा वह मॉरिसन सी होगा। अगला जो प्रश्न है वह हमारा यूपी टेट प्राइमरी लेवल में 2019 में पूछा गया था। जो प्रश्न कुछ इस तरह से था, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। अर्थात ये प्रश्न जो है शिक्षण प्रतिमान से है। और जो बौद्ध स्तर, देखिए शिक्षण प्रतिमान 3 प्रकार के हैं। पहला है स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान, दूसरा बोध स्तर, और तीसरा चिंतन स्तर। जो स्मृति स्तर का है वह हार्वर्ड महोदय ने दिया है। बोध स्तर जो प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान, वह मॉरिसन ने दिया है। और जो चिंतन स्तर का जो शिक्षण का प्रतिमान है वह ली हंट ने दिया है। यहाँ पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है क्योंकि यह मॉरिसन महोदय ने दिया है। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वह कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट ऑप्शन था प्रस्तुतिकरण, और सेकंड ऑप्शन था खोज, थर्ड संगठन अथवा व्यवस्था, और फोर्थ जो था वह आत्मीकरण, और फिफ्थ जो ऑप्शन था वह वाचन अथवा अभिव्यक्तिकरण। और इन सभी जो ऑप्शन थे इनमें जो मॉरिसन के बोध स्तर के जो पद थे उन पदों को अव्यवस्थित क्रम में रखा गया है, और इनको एक व्यवस्थित क्रम में, जो इनका क्रम है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उस क्रम में रखते हुए ऑप्शन को चुनना है। तो पहले क्रम में आता है खोज, और दूसरे क्रम में आता है प्रस्तुतिकरण, और तृतीय पद होता है क्रम में वह होता है हमारा आत्मीकरण, और चतुर्थ जो होता है क्रम में वह होता है संगठन अथवा व्यवस्था, और पांचवें क्रम में जो पद होता है वह होता है अभिव्यक्तिकरण अथवा वाचन। तो इस तरह से हमारा इन विकल्पों में से जो पहला विकल्प है वह हमारा उत्तर होगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल तालीम विद जाकिर से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।